अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम सर दाऊद शहद की असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे। पहले 60 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे। आज 61 से स्टार्ट करते हैं। 61 एमसीक्यूज है द मैचिंग प्रिंसिपल। आपको पता है मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंसेस और जो हमारा इनकम या जिसे रेवेन्यू भी कहते हैं वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में लाई करे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डिटरमाइन वेदर एन आइटम इज एन एसेट और लायबिलिटी। नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन बी एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग डेटाबेस एंड बैलेंस शीट। तो ये बात भी गलत है। रिक्वायर दैट अमाउंट ऑफ एसेट इक्वल द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो ये भी गलत है। चौथा है डिटरमाइन दैट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू आर रिपोर्टेड इन द पीरियड व्हेन द रेवेन्यूज इज रिकॉर्डेड। ये वही बात कर रहा है कि सेम अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिया जाए ताकि ये प्रूडेंस कंसेप्ट ठीक हो सके। वो प्रूडेंस कंसेप्ट चैप्टर 6 का है तो उसी में बताया गया है। तो ऑप्शन डी ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट के मुताबिक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड में हों। तो आगे चलते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। इसका आगे चलते हैं 62 पे। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर हैज मच मोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी देन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कहता है कि इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा बिजनेस एंटिटी की यानी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये बुक की लाइन भी है। तो हमें पता है कि ये मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सारा काम उन्हें मैनेज करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही ऑर्डर देते हैं, डायरेक्टर ऑर्डर देता है तो वही तैयार होती है। तो मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा इन्फो होती है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो टॉपिक है उसी के लास्ट लास्ट जो लास्ट टॉपिक है उसमें मैनेजमेंट में एमसीक्यू की बुक लाइन है। तो नेक्स्ट है 63। उसमें चलते हैं। हु इज एन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सटर्नल कौन है? तो शेयर होल्डर। हाँ, ये शेयर होल्डर हैं। सीईओ तो कंपनी का अंदर का होता है। मैनेजर भी तो और क्रेडिटर भी उधार देने वाला भी हो सकता है और शेयर होल्डर भी कोई कहीं से बैठकर शेयर खरीद सकता है, ये भी एक्सटर्नल है। और क्रेडिटर भी। तो ऑप्शन ए और डी ठीक है। 64 पे आए। व्हाट इज द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसेट ओन बाय अ कंपनी। एसेट की कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या है? आम जो इंटेंजिबल। ऑप्शन ए में नहीं, इंटेंजिबल एसेट तो टेंजिबल भी होते हैं। लॉन्ग लाइफ, ये भी गलत है क्योंकि एसेट तो करंट एसेट भी हो सकते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हाँ ये बात सब में कॉमन है। एसेट में इनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लाजमी होता है वरना ये एसेट नहीं होते। और डी नन, ये डी तो गलत है। ऑप्शन 6 MCQ 65 है। व्हाट काज द डिक्रीज इन एसेट्स। किसकी वजह से एसेट में डिक्रीज आता है? आपको पता है कि एसेट उस वक्त डिक्रीज एसेट एक्सपेंसेस से डिक्रीज होता है जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं और यानी कैश या डेप्रिसिएशन हो जाती है एसेट से, वो उससे भी डिक्रीज होता है। तो कैश परचेज नहीं, कैश परचेज से तो हमारा एक कैश परचेज से हम एक एसेट कम होगा तो दूसरा एसेट आ जाएगा कैश परचेज से। क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी से तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस से इससे हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कैश हमने कोई एक्सपेंस दिया, कैश पे किया, बैंक से पे किया तो हमारा बैंक से पैसा कम हो गया तो ये हमारा एसेट डिक्रीज हो गया ना। इंक्रीज रिटेन यानी इनकम से तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो ये गलत है। ऑप्शन सी ठीक है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। 66 पे आ जाते हैं। व्हाट काजेज एन इंक्रीज इन एसेट्स एंड इक्विटी। एसेट और इक्विटी में कब इंक्रीज होता है? आपको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल।
जब कोई मालिक इन्वेस्ट करता है, फ्रेश कैपिटल मतलब किसी ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो यानी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता है कैश एसेट है, एसेट भी अप होगा और कैपिटल भी अप हो जाए या इक्विटी भी होगा। डेट्स पेड ऑफ यानी इससे हमारा एसेट तो कम हो रहा है, डेट्स पेड ऑफ से पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, इससे भी हमारा एसेट कम हो जाए, इक्विटी भी कम हो रही है, ना अब तो ये भी ठीक नहीं है, ऑप्शन ए ठीक है। 67 है, व्हाट इज़ अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा एंट्रीज शामिल हो, यानी एक से ज़्यादा डेबिट, एक से ज़्यादा क्रेडिट या दोनों ही एक से ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन है एंट्री इन्वॉल्विंग मोर देन टू। ये मोर देन टू अकाउंट्स नहीं, ये हम अकाउंट की बात नहीं, एक तो बात ही एंट्री की हो रही है, तो अकाउंट्स कहाँ से आ गया। और हों भी एक से ज़्यादा, मोर देन टू हो सकते हैं, लेकिन बेसिक एक से ज़्यादा। लेकिन हम बात अकाउंट्स की नहीं कर रहे, एंट्री की कर रहे हैं। अकाउंटिंग एंट्री, ऑप्शन बी में अकाउंटिंग एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। नहीं, ये तो नॉर्मल हो गई। ऑप्शन सी है एन अकाउंटिंग एंट्री इन विच देयर इज मोर देन वन डेबिट, मोर देन वन क्रेडिट और मोर देन वन ऑफ द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, ये बात ठीक है। डी ऑप्शन में एंट्री दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एन इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 68 में आते हैं, अमंग दिस स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की कौन सी, यानी वो कहता है फीचर इसका इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो ऑप्शन ए में है द डेबिट अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट। हाँ, हम आपको पता है कि अकाउंटिंग में पहले हमेशा डेबिट आता है। ऑप्शन बी में जनरल एंट्री शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, जनरल एंट्री में ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है। ईच जनरल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट। हाँ, ये डेट से भी शुरू होती है, ये बात भी ठीक है। जनरल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अकाउंट का बैलेंस हमें लेजर में पता चलता है कि ये इसका डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट, जब हम लेजर क्लोज करते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये बात गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारी ठीक है, डी गलत है। 69 पे द कन्वेंशन कंसेप्ट्स रूल्स एंड प्रोसीजर दैट टुगेदर मेक अप एक्सेप्टेड अकाउंट्स प्रैक्टिस at any given time are called GAP generally accepted accounting principles। इसका मुख्य एब्रीवेशन है, तो ये बुक लाइन है, अब पढ़ लें। AICPA नहीं है, CAPA नहीं है, नॉन ऑफ अबव, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। डैश इज ऑफ 70 पे आ जाते हैं। डैश इज एन इंक्रीज इन economic benefit during the accounting period in the form of inflows or enhancement of asset or decrease in liabilities, thereby increasing equity and net worth। ये आप कह रहा है कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा अकाउंटिंग पीरियड में, या एसेट हमारा इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और इक्विटी इंक्रीज होगी। तो ये इनकम की डेफिनेशन भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इनकम है। ऑप्शन है इनकम, इक्विटी नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। देखे ना, ये कह रहा है इनफ्लो हो रहा है, कैश में यानी आ रहा है, एसेट अप हो रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है और हमारा इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये इनकम होगा। एक्सपेंस तो होगा ही नहीं, इक्विटी भी नहीं होगा, तो इनकम होगा। 71 है द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है, इक्विटी या कैपिटल या नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट्स में से लाइबिलिटीज को हम माइनस कर लें तो हमारे पास जो बचता है उसे इक्विटी कहते हैं, या इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी को नेट एसेट भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। तो एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, नहीं, ये इक्विटी के बराबर तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में है एसेट मैंने रिसीवेबल भी तो एसेट होता है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है एसेट प्लस रिसीवेबल, रिसीवेबल एसेट प्लस एसेट इक्विटी नहीं होता,
तो ऑप्शन बी ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। 72 पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इफेक्ट ऑन बोथ एसेट्स एंड ओनर इक्विटी एट द सेम टाइम। इनमें से कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्ट एसेट और इक्विटी को इफेक्ट कर रही है? तो कैश रिसीव्ड बाय क्रेडिट कस्टमर, नहीं, इसमें तो लाइबिलिटी कम हो रही है और एसेट अप हो रहा है, तो क्या है, ये भी गलत हुआ। बी है कैश रिसीव्ड बाय द कैश सेल, तो ये भी वही सेम केस है। ऑब्टेन्ड अ बैंक लोन, तो इसमें भी सेम केस है कि हमारी लाइबिलिटी बल्कि उलट है, लाइबिलिटी अप हो रही है और कैश भी अप हो रहा है। तो ऑप्शन डी है ओनर इंट्रोड्यूस सम कैश टू द बिजनेस। हाँ, कैश अप हो रहा है तो एसेट इंक्रीज हो गया और ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो हमारी इक्विटी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 73 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बोथ ट्रांजेक्शन वुड डिक्रीज ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी कब कम होगी? आपको पता है जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो ही वो कम होगी ओनर की इक्विटी। तो परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, नहीं, ये एसेट लाइबिलिटी का केस है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये भी वही केस, सेम केस है। परचेज ऑफ एसेट, हाँ, एसेट आया तो दूसरा एसेट कम हुआ। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, हाँ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस है लेकिन इसके साथ वाला नहीं है, उसने बहुत ट्रांजेक्शन का पूछा। तो सी ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू ओनर, ओनर को पैसे, ओनर को उसने एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी विड्रा हुई। विड्रा आपको पता है इक्विटी का अपोजिट साइड है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हमने पे किया तो एक्सपेंसेस को पे करने से भी इक्विटी कम होती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से भी कम होती है। तो ये बात भी गलत है। अनदर नेम ऑफ कैपिटल है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, इसको इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी, ओनर इक्विटी भी नेट एसेट भी। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो, उसकी जनरल एंट्री भी हम कर सकें। तो अ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस फॉर 1 लाख हु हैज टेकन फ्रॉम हिज फादर। जो भी है उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, यानी इक्विटी दी है और एसेट इंक्रीज हुआ है, इक्विटी इंक्रीज हुआ है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑर्डर, ऑर्डर की आपको पता है, डिलीवरी ऑर्डर की नो एंट्री, तो दूसरा तो है नहीं, पहला ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? बुक कीपिंग इज अ ब्रॉडर टर्म देन अकाउंटिंग, नहीं, ये बात गलत है। ये तो पहली बुक की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म देन बुक कीपिंग नहीं है, तो ये अपोजिट लिखा हुआ, ये गलत है। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, डबल एंट्री में दोनों रिकॉर्ड होते हैं, तो ये भी बात ठीक है। ओनली 2 इज करेक्ट। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी अप्लाई। डबल एंट्री कहाँ यूज होती है? ये अक्रूवल में भी होती है, कैश बेस अकाउंट में भी होती है। तो कैश बेस अकाउंट में, हाँ, इसमें भी होती है, अक्रूवल में भी होती है, तो ये बोथ आएगा, इसका नन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बल्कि ये बहुत दोनों में इस्तेमाल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट में से कौन सा करेक्ट है? अकाउंट बड़ा टर्म देन काम बुक कीपिंग, हाँ, ये बात ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंट का 2 डिफरेंट पार्ट इंटरकनेक्टेड फंक्शन, हाँ, ये दोनों बातें ठीक हैं। ये जो बस पहली है ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन में है और ये दूसरी है ये एट अ ग्लांस में है पहले चैप्टर की, तो आप एट अ ग्लांस को भी लाजमी रीड कर दीजिएगा। शायद आप ये समझो कि एट अ ग्लांस इंट्रोडक्शन है, बल्कि इसी में से वो एमसीक्यूज पूछ सकता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस हमारा पीआरसी होता है, तो हमने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, टच हर चीज़ को करना है। बस याद नहीं करना, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि ये क्या पूछता है, क्या बात है। याद तो आप उस वक्त करते हैं जब आपने कोई काम लिखना हो, तो इसमें लिखना नहीं होता, बस आपको पता हो चीज़ के बारे में।
हाँ, तो आगे 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये फिर से बैंक सेट द लिमिट ऑफ ओवरड्राफ्ट, ये पहले मैंने शायद किया हुआ है। 30 to 60 में था, बैंक सेट द लिमिट ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ 10 million, तो इसकी तो एंट्री नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन डिफरेंट, हाँ इंटरेस्ट की तो एंट्री होगी। अगर बैंक करेगा तो उसकी इनकम वाली एंट्री बनेगी। तो अगर कोई बिजनेस करेगा कि उसने चार्ज किए, उसने पे किए हैं, तो इसकी एंट्री उसके एक्सपेंस वाली बनेगी। तो इसकी एंट्री भी है, ये बिजनेस की तरह रिलेटेड है। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। विच 80 है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन पहले मैंने बताया, पहले भी मैंने कहा है कि जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो उसकी एंट्री भी हो। अब बिजनेस मैन परचेज अ व्हीकल फॉर इज प्राइवेट यूज़ है, बिजनेस के लिए नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के मुताबिक बिजनेस का ओनर और बिजनेस दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। तो ये बात गलत है। ये उसके अपने प्राइवेट के फर्नीचर एंड फिक्सचर लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। फर्नीचर वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर एंड इट वाज नॉट एन यूनियन, बिजनेस के यूज में नहीं था, तो ये बिजनेस की तरफ से रिलेट ही नहीं करता। तो ये बात भी गलत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वन ऑफ द फर्म पार्टनर वाज पेड फ्रॉम द बिजनेस कैश, बिजनेस कैश से हुआ तो ये विड्रा होगा, क्योंकि बिजनेस ने ओनर का पे किया है, तो ये विड्रा हो गया, या ड्राइंग हो गई। The proprietor provided a generator to the office. It is presently not working and it would have to be reported before. यानी उसने दिया तो है ना, ये एसेट या कैपिटल में आ तो सकता है ना, तो ये भी एंट्री होगी। ड्राइंग इज द कंसेप्ट ऑफ, हाँ बिजनेस एंटिटी है। ये इक्विटी का याद रखें अपोजिट कंसेप्ट है। ये भी पूछ सकता है कि इक्विटी का अपोजिट कौन है, तो ड्राइंग। एसेट का कौन है, लाइबिलिटी। परचेज का कौन है, सेल। परचेज का है परचेज रिटर्न, सेल का सेल रिटर्न, एंड इनकम का एक्सपेंसेस। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको पता होना चाहिए। ये डेबिट फैमिली और क्रेडिट फैमिली से भी इनका ताल्लुक है। तो ड्राइंग एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। 82 में आ जाते हैं, द मैचिंग कंसेप्ट। मैचेस, हाँ ये मैंने पहले भी बताया है। 61 MCQ भी यही था कि इनकम और एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं, इसमें एसेट और लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही। 83 है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट है। आर रेवेन्यूज आर इनकम बट ऑल इनकम आर नॉट रेवेन्यू, हाँ ये बात ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो एक्सपेंस, ये विड्रा एक्सपेंस तो नहीं है। एज ए डिक्रीज द एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट ऑफ द बिजनेस कम होता है, तो ये ड्राइंग होगी, ये एक्सपेंस तो नहीं हुआ ना। तो ओनली वन इज करेक्ट। Mr. A, the owner of the business, withdraw the cash of 1 lakh. What is the effect of transaction? यानी इसकी एंट्री बताएं तो डिक्रीज इन कैपिटल, हाँ ये विड्रा जो इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के उलट हैं, और इस तरह एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। विड्रा से एसेट डिक्रीज होता है, यानी कैश उसने लिया होगा शायद। हाँ कैश जो लिया है तो कैश भी एसेट है, एसेट कम हुआ तो डिक्रीज हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 85 है, एसेट इनमें से कौन सा करेक्ट है। एसेट एंड इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी, हाँ ये बात ठीक है। इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट, इक्विटी रेजिडुअल इन डिडक्टिंग करंट लायबिलिटी, इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट की बजाय एसेट है, तो ये दूसरी बात गलत है। इक्विटी इज द रेजिडुअल एसेट्स, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है ना भाईजान। तो ओनली वन इज करेक्ट। 86 पर आ जाते हैं। 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो पहली है क्रेडिट एंट्री डिक्रीज लाइबिलिटी, नहीं क्रेडिट एंट्री से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये क्रेडिट फैमिलीज की हैं। इंक्रीज इनकम ठीक है, लेकिन डिक्रीज लाइबिलिटी वाली बात गलत है। क्रेडिट एंट्री डिक्रीज एक्सपेंस एंड इंक्रीज एसेट, एसेट तो इंक्रीज नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। तो दोनों नॉन इज करेक्ट आ गया। विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेक इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस।
इन में से कौन सा स्टेक होल्डर है? स्टेक होल्डर वो होता है जिसका बिजनेस के साथ कोई इंटरेस्ट हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई इंटरेस्ट हो। तो इन्वेस्टर, हाँ इन्वेस्टर भी रिलेटिव डायरेक्टर, उनका क्या ताल्लुक? अगर वो शेयर होल्डर होते तो उनके, या डायरेक्टर या उसमें कोई एम्प्लॉय होते तो उनका ताल्लुक था। रिलेटिव का क्या ताल्लुक? जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक? लैंडर्स, हाँ ये इनका ताल्लुक है, कर्ज देने वाले। तो ANDR करेक्ट। 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल डिक्रीज ओनर्स इक्विटी? ओनर्स इक्विटी किस चीज़ से कम होगी? पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस पे किया तो ओनर इक्विटी होगी, कम हो जाएगी। पेमेंट ऑफ एसेट्स, हमने एसेट की पे की तो इससे भी ओनर की इक्विटी कम हो जाएगी। हाँ एसेट अनचेंज रहेगा लेकिन इक्विटी तो यूज़ हो रही है ना। यानी बैंक, उसने ओनर ने 10 लाख दिया, उसमें से उसने 5 लाख अपने बिजनेस का बिल पे कर दिया, 5 लाख के समझे उसने कोई मशीनरी काम ही हो। ओनर की तो यही बात ठीक है कि एसेट इंक्रीज हुआ, मशीनरी खरीदी है, लेकिन उसका कैश भी तो कम हुआ है ना। तो पेमेंट ऑफ एसेट की पेमेंट से भी कम हो जाती है। बाकी देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तो एसेट ऑन क्रेडिट तो ये बात गलत है। रिपेमेंट ऑफ लोन तो ये पहले हमारे पास आया हुआ है तो ये भी गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनर बाय प्रीपेड, अगर आप मुझसे सच्ची पूछें तो मुझे 88 का एक ही बजाय डी सही नज़र आता है। शायद सर ने लगाया हो तो उसी कंसेप्ट के मुताबिक ये पेमेंट ऑफ एक्सपेंस होता। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस वाली बात ठीक है, लेकिन पेमेंट ऑफ एसेट में मुझे भी गड़बड़ नज़र आ रही है। तो आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो डीन लगता है, शायद जो भी हो। इसमें कन्फ्यूज़न है, मैं आप चेक करूँगा बाद में। तो छोड़ें, शायद डी हो या ए हो। BD BC तो हो नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंस वाली बात आ गई है। अच्छा छोड़ें, 89 पे आते हैं। Which two of the following will have effect on assets and liability? एसेट एंड लाइबिलिटी से क्या हो, कौन सा इफेक्ट होगा? में से किस ट्रांजैक्शन का एसेट्स और लाइबिलिटीज पर इफेक्ट होगा? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, लाइबिलिटी। यहाँ पहले एंट्री में हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। पेमेंट ऑफ लोन एंड कैश, यहाँ हमारी लाइबिलिटी भी कम हुई है और एसेट भी कम हुआ है। तो 90 पे आ जाते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द सेम टाइम? इनमें से कौन सा है जो एक ही टाइम एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है? तो ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन डिफरेंट है। ऑफिस फर्नीचर हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है तो एसेट इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, यानी लोन प्रिंसिपल या लोन ही पे किया है तो इससे हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, एसेट भी कम हो गया। तो ये दोनों क्रेडिट सेल नहीं, ये भी नहीं है। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, ये भी नहीं है, हमने कैश रिसीव किया है कस्टमर से तो ये भी नहीं है। ये each of the following correctly describe a liability? इनमें से कौन सा लाइबिलिटी को बेस्ट देकर डिस्क्राइब करता है? तो हम देखें पहले, तो ऑप्शन ए है ट्रांजैक्शन टू सेल गुड टू बी पेड एट लेटर। गुड्स के लिए हम तो यूज़ नहीं करते लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो एसेट वगैरह के लिए, सिर्फ गुड्स के लिए तो नहीं है। तो ये बात भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं है, करेक्टली डिस्क्राइब भी नहीं करती। और ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि ये इसमें थोड़ा सा शक नज़र आ रहा है, पहले हमने सारे ऑप्शन को रीड करना होता है फिर सिलेक्ट करना होता है।
तो बी ऑप्शन है ट्रांजैक्शन टू परचेज गुड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट के लिए तो लाइबिलिटी होगी ही नहीं। समवन हु ओज मनी टू, आपको मैंने पहले भी शायद बताया है, नहीं बताया, ओज या ओड या ओइंग टू आ जाए तो ये हमारा एसेट होता है, और बाय आ जाए तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये हमारा एसेट्स है। तो इससे ऑप्शन डी है एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इसलिए नहीं है कि इसमें उसने कहा है कि जो ऐसा बंदा जो बिजनेस से कुछ गुड्स परचेज के लिए उधार लेता है या उधार पर खरीद, समवन हु ओज मनी टू बिजनेस फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है बल्कि एसेट्स है, एसेट है। 92 पे विट व्हाट विल डिफाइन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को कैसे डिफाइन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी एट लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी तो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं उसे बैलेंस शीट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो में जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये साल के आखिरी दिन तैयार की जाती है। बी ऑप्शन है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑफ द कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर की नहीं आखिरी दिन की, आखिरी दिन तैयार की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑफ कंप्लीट ईयर, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इनकम स्टेटमेंट भी आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी एट द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो ये बात भी तीनों गलत हैं, ऊपर वाली पहली पहले ठीक है। 93 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल कैपिटलाइज का मतलब है कि ये एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। इंजन रिपेयर नहीं, ये तो हमारा एक्सपेंस हो गया। फिलिंग ऑफ पेट्रोल ये भी नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑयल ये भी नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर, हाँ टायर हमारा एसेट है, मैं तो ये हमने रिप्लेसमेंट करवाया तो ये टायर की जो इस मजदूरी वगैरह लगेगी तो ये सारा टायर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। विच 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट कैपिटलाइज, में से किस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, यानी ये एज एन एक्सपेंस होगी। मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ ये हमारा एक्सपेंस है। और दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन बी है रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल इंजन, इंजन रिप्लेसमेंट यानी किसी एसेट की या एक ऐसी चीज़ की जिसकी पिन प्राइस ज़्यादा, उसकी रिप्लेसमेंट को हम अगर करें तो वो एक कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, यानी एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन इन ऑफिस फैन टू इंक्रीज कैपेसिटी, ऑप्शन सी ये हम भी हमारे कैपिटलाइज होगी। कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ व्हीकल, कैरेज भी हमारे कैपिटलाइज होगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 95 है रेंट अर्न फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिस्टर सैनिटाइजर ओनर ऑफ द बिजनेस इज इंक्लूडेड बिजनेस स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस, अबव स्टेटमेंट इज वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। वो कहता है कि मिस्टर सैनिटाइजर ने रेंट अर्न किया अपनी प्रॉपर्टी का, लेकिन उसे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल कर दिया, तो ये किस चीज़ की वायलेशन है आपको? मटेरियलिटी कंसेप्ट नहीं, मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि एसेट या लायबिलिटी ये मटेरियल कंसेप्ट के मटेरियल गुड्स या थिंग्स के लिए यूज़ होती है। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है एसेट को ओवरस्टेट ना करो। मैचिंग कंसेप्ट कहता है इनकम और एक्सपेंस सेम पीरियड के हों। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग हैं, यानी सेपरेट एंटिटी हैं, तो उसने तो साथ मिला दिया, तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की निगेट करता है, यानी नफी करता है या वायलेट करता है। तो 96 है इन्वेंट्री एट द ईयर एंड शुड बी वैल्यूड एट 5 इंस्टेड ऑफ average basis at this result would high in higher profit। above statement the violation of the following accounting concept, ये किसकी, ये भी उसी की तरह कंसिस्टेंसी बेसिक कंसेप्ट की वायलेशन करती है।
उसमें हम देखते हैं कि कैसे डील करना है, लेकिन इसने उसका बिल्कुल उलट लिख दिया है। 97 cost of repair and maintenance of office building should be capitalized as the cost incurred in the current year is higher as compared to last year। तो ऑप्शन नहीं दिए हुए, पता नहीं इसमें उसने पूछा भी क्या है। Which of the firm statement is regarded as decrease in owner equity? ओनर इक्विटी किस चीज़ से कम होगी? goods given to owner of the business, ये विड्रा है। मैंने पहले भी कहा है कि विड्रा उसकी कैपिटल की या इक्विटी की निगेट करता है, नफ़ी करता है, अपोजिट है, तो इससे भी ओनर की इक्विटी कम हो जाएगी। एक्सपेंस पेज एक्सपेंस भी इक्विटी को कम करते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। अनदर नेम ऑफ इक्विटी, इक्विटी का दूसरा नाम नेट एसेट, हाँ नेट एसेट भी है। ओनर कैपिटल है, हाँ ये भी है, तो बोथ आर करेक्ट। 100 है, डिक्रीज इन एसेट माइट रिजल्ट इन, एसेट की डिक्रीज से क्या होता है, लाइबिलिटी कम हो जा सकती है। यानी लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो हमने एसेट किया, यानी हमारे ऊपर हमने 1 लाख देना था, लाइबिलिटी थी, हमने कैश दिया तो कैश हमारा एसेट था, एसेट कम हो गया और लाइबिलिटी भी कम होगी, तो ये बात भी ठीक है। डिक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी भी कम हो गई, यानी हमने कोई एक्सपेंस पे कर दिया पैसों से, तो इक्विटी भी इससे कम हो गई। इंक्रीज इन अनदर एसेट, हाँ हमने पैसे पर यानी पैसे पे किए और एक और मशीन ले आए, तो इससे भी, तो ये ऑल ऑप्शन है करेक्ट। तमाम काम हो सकते हैं, माइट भी लिखा है उसने, मस्ट नहीं लिखा, ये हो सकते हैं। 101 है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल विल इंक्रीज लाइबिलिटी, तो आगे 102 है, सेल इनवॉइसेस आर इशूड फॉर, सेल इनवॉइस क्या करते हैं, हमें सेल इनवॉइस बिल इसलिए दिया जाता है कि हम उसकी पेमेंट करते हैं, बिल बना कर भी इसीलिए देते हैं कि हम उसकी रिपेमेंट रिक्वेस्ट टू कस्टमर को देते रहते हैं। गुड सोल्ड के लिए नहीं दिया जाता, गुड रिसीव के लिए भी नहीं, सेल रिटर्न के लिए भी नहीं, बल्कि ये बुक लाइन है इसलिए दिया जाता है। तो ये इसी के साथ हमारा पहले चैप्टर के MCQ सर दाऊद शायद के असाइनमेंट से ख़त्म हुए, उम्मीद कर, बल्कि ये एक रात रहता है। 103 है, कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ 2.5 million which have sale price of 3.2 million, what is the impact of above transaction? 3.2 million की गुड्स बिजनेस ने बेची दी, लेकिन उसे 2.5 million में रखा बिजनेस को, कि ट्रांजेक्शन पर कैपिटल एसेट पर क्या हुआ है। 3.2 में 2.5 करेंगे तो 0.7 आएगा, ये दोनों डिक्रीज हो गया, कैपिटल भी 0.7 मिलियन से डिक्रीज हो गया और एसेट भी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ऐसा मुझे लॉस हो गया ना। 3.2 में मिल बेची थी, अब उसने 2.5 में रिटर्न कर दी, तो ये हमारा लॉस हो गया। 3.2 में से 2.5 को कर लेंगे तो 0.7 मिलियन का हमें लॉस हो गया। तो आगे तो कुछ नहीं, हाँ नहीं हाँ पे आगे तो ये चैप्टर 1 हमारा इसी से के साथ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और हमारे ग्रुप का लिंक होगा। मज़ीद अपडेट के लिए या कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।